प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो क्लास की बात करें तो हम लोग की वीडियो क्लास जो चल रही है वो चल रही है इतिहास की, और इतिहास के तहत प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के तहत मौर्य साम्राज्य की संस्कृति, जिसके तहत मैंने कई वीडियो क्लास आपको उपलब्ध करा दी हैं, जिसमें शामिल है केंद्रीय प्रशासन, नगर प्रशासन भाग 1 और भाग 2, प्रांतीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था। ये सारी वीडियो क्लास प्लेलिस्ट में मौजूद है प्राचीन भारत वाली। और आज की वीडियो क्लास उसी कड़ी में एक और अध्याय जोड़ती है। तो आज की वीडियो क्लास की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की संस्कृति, और इसके तहत आज हम पढ़ेंगे राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र, कोई भी व्यवस्था हो, तो व्यवस्था चलाने के लिए जो धन चाहिए, चाहे राजा को चाहिए या लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी प्रधान हो उस देश का, तो उसके लिए वो अपनी पूर्ति के लिए जो प्रशासन कैसे चलाएगा, तो इसके लिए वो जनता पे आरोपित करता है कर। कर व्यवस्था की बात करें तो पीछे चलें तो भारत में कर व्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। और ऋग्वैदिक काल पे अगर हम नज़र डालें तो वहाँ पे बलि शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन बलि शब्द वहाँ पे कर को इंगित नहीं करता था, यानी कर नहीं था वो। तो ऋग्वैदिक काल में जो बलि शब्द आया वो राजा को दिया गया स्वैच्छिक उपहार हुआ करता था। ठीक है, यानी कि जो कबीले का उस समय प्रमुख होता था ऋग्वैदिक काल में, उसको कबीले के लोग अपनी सुरक्षा के एवज में स्वेच्छा से जो उपहार उसको देते थे उसे बलि कहा गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये बलि स्वैच्छिक से हो गया। पहले स्वैच्छिक था, अब किसके अधीन हो गया? अब जो भी कबीले का प्रमुख होता था वो कबीले की लोगों की रक्षा करने के एवज में उनसे एक तरीके से बलि लेने लगा अब वो। और वहीं से शुरुआत होती है भारत में टैक्स परंपरा की, यानी कर व्यवस्था की। और बाकी सारे साम्राज्यों में कर व्यवस्था थी, लेकिन विस्तृत कर व्यवस्था का वर्णन जो हमको मिलता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो कि लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है, इतना हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और लोक प्रशासन में कर का काफ़ी महत्व होता है। कर जो हम देते हैं सरकार को, उसी से सरकार नए काम करती है, अपने कर्मचारियों को वेतन देती है, सामाजिक काम करती है, योजनाएं लाती है, गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी योजनाएं लाती है। तो कर का बहुत व्यापक प्रभाव होता है, और इस वजह से चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र, कर व्यवस्था हर जगह हमको देखने को मिलती है। तो चलिए आते हैं मौर्य वंश की इस राजस्व व्यवस्था पर, यानी कर प्रणाली पर। तो इसकी बात करें तो मौर्य शासकों का वित्तीय वर्ष, जैसे भारत का वित्तीय वर्ष अगर हम देखें तो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष 31 मार्च तक, ये भारत का वित्तीय वर्ष है। वैसे ही मौर्य शासकों का जो वित्तीय वर्ष था वो आषाढ़ माह, यानी अगर हिंदी के महीनों में देखें तो आषाढ़ माह, और जो हम अंग्रेजी वाला कैलेंडर है उससे अगर हम देखें तो जुलाई माह में शुरू होता था। ठीक है, तो ये जो मौर्य शासक थे वो उनका वित्तीय वर्ष था। वित्तीय वर्ष होना बहुत जरूरी है कि एक साल का लेखा जोखा हम तभी करते हैं जब एक हम आधार या एक पॉइंट हम मान लेते हैं। जैसे अपना वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो हर साल 31 मार्च को हम देखते हैं कि एक साल में हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, यानी सरकार देखती है कि उसको क्या मिला क्या नहीं मिला। ठीक है, वैसे ही मौर्यों का जो वित्तीय वर्ष था वो आषाढ़ जुलाई माह में शुरू होता था। ठीक, आगे कौटिल्य अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र में राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन करते हैं, यानी इनका ये मानना था कि जो राजा को इन 7 स्रोतों से ही कर की आय होती है, या इन 7 स्रोतों से ही कर लेना चाहिए। उसमें पहला जो वो बताते हैं वो है दुर्ग। ठीक है, तो दुर्ग से तात्पर्य उनका ये था कि नगर से जो कर प्राप्त होते हैं उनको इन्होंने दुर्ग कहा, और वो कर जो मिलते थे उसकी 21 मद थी। 21 मद का तात्पर्य ये है कि 21 प्रकार के टैक्स थे, 21 चीज़ों पर लगाए गए थे। ठीक है, वैसे ही दूसरा जो ये बताते हैं वो है राष्ट्र। ये जनपद ग्रामों से प्राप्त कर, यानी जनपद और ग्रामों से जो कर वसूला जाता था उनको इन्होंने राष्ट्र कहा, और इसकी मद उन्होंने बताई 13। तीसरा जो कर इन्होंने बताया वो था जो कर का स्रोत वो था खनि। जो खनि क्या था? खानों से प्राप्त कर, इसकी इन्होंने 12 मद बनाई, यानी कि अलग अलग तरीके की खानें हुआ करती थी, हर खानों से जो भी निकलता था उस जितनी महंगी धातु होती थी या जितनी महंगी वस्तु होती थी उसी अनुपात में कर यहाँ पे अधिक और ज़्यादा था। तो खानों से प्राप्त कर की इन्होंने 12 मदें बताई। वैसे ही
अगला जो स्रोत कर का इन्होंने बताया वो था सेतु, फल फूल एवं साग सब्जियों से प्राप्त कर। इसकी 5 या 6 मदों की चर्चा ये करते हैं। अगला जो स्रोत इन्होंने बताया वो था वन, जंगल से प्राप्त कर। इसकी 3 मदें। अगला जो कर का स्रोत था वो था ब्रज यानी पशुओं से प्राप्त कर। इसके 8 वर्ग इन्होंने बताए। ठीक है। और 7वां वणिक पथ यानी स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से प्राप्त कर। इसके 2 वर्ग इन्होंने बताए। तो ये 7 स्रोत की चर्चा करते हैं कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कि राजा को इन 7 ही स्रोतों से कर लेना चाहिए। ठीक। लेकिन आगे हम क्या देखते हैं कि कृषि भूमि से प्राप्त होने वाले कर की भी चर्चा कौटिल्य करते हैं। ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि कृषि भूमि से जो कर मिलता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है सीता और दूसरा है भाग। तो ये सीता पे विशेष ध्यान बना कर रखिए, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश में या प्राचीन भारत में सीता क्या थी। तो सीता अगर जब पूछे तो वो ध्यान रखिएगा कि राजकीय भूमि, तो मौर्य वंश में भी राजकीय भूमि को सीता कहा गया। ठीक है। राजकीय भूमि एवं राजकीय भूमि पर कृषि से होने वाली आय। ठीक। तो यहाँ राजस्व व्यवस्था में अगर हम देखें तो राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा गया है, राजकीय भूमि को भी सीता कहा जाता है। ठीक। दूसरा जो कृषि से प्राप्त कर में है वो है भाग। इसके संदर्भ में अगर हम ध्यान दें तो स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त होने वाली आय प्राप्त होने वाला कर। तो राजकीय भूमि पे जो खेती नहीं करते, जो स्वतंत्र किसान थे जिनकी अपनी जमीन हुआ करती थी, वो जब खेती करते थे तो खेती करने के बाद राज्य को एक टैक्स दिया करते थे। तो मौर्य काल में इसकी दर 1/6 भाग, ये बताते हैं कौटिल्य। ठीक है। कौटिल्य बताते हैं कि मौर्य काल में जो किसानों से कर लिया जाता था उसकी दर थी 1/6 भाग, यानी फसल के 6 हिस्से कर दिए जाते थे, 1 हिस्सा राज्य ले लेता था और 5 हिस्सा किसान ले लेता था। लेकिन मेगास्थनीज क्या बताता है? मेगास्थनीज ने बताया था कि 1/4 भाग। लेकिन मेगास्थनीज विदेशी थे, उनका विवरण उतना समाचीन यानी कि उतना निकट नहीं प्रतीत होता सत्यता के, इसलिए अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि कर की दर 1/6 ही रही होगी। और पूरे प्राचीन भारत में सारे इतिहासकार इस एक मत से सहमत हैं कि सभी राजवंशों में किसानों से लिया जाने वाला जो कर था उसकी दर जो है 1/6 भाग ही रही होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखिएगा, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था राज्य करता था वहाँ कर की दर 1/3 भाग थी। ऐसी भूमि जहाँ किसान खुद सिंचाई नहीं करता था, सिंचाई के लिए राज्य पर निर्भर होता था, यानी राज्य के संसाधनों द्वारा अगर वो सिंचाई कराता था तो वहाँ उसके कर की दर बढ़ जाती थी। 1/6 नहीं, अब उसको देना पड़ता था कुल उपज का 1/3 भाग, यानी कुल उपज के 3 हिस्से लगाए जाते थे, 1 हिस्सा राज्य ले लेता था और 2 हिस्सा किसान। ठीक है। ये तो हो गया सबसे बेसिक। अब मौर्य इन्हीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही और जगह जगह मौर्य राजस्व के संदर्भ में कई करों की चर्चा हमको मिलती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक कर का नाम वो रखते हैं और पूछ लेते हैं ये कैसा कर था। ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं आपके सामने ऐसे 22 करों को लेके आ रहा हूँ। ठीक। तो लगभग इतने 22 कर हैं, आप इनको कहीं लिख के रख लेंगे और उसको बार बार पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएगा। कुछ विशेष हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, जो बार बार पूछे गए हैं वो पूरी तरह दिमाग में सेट होने चाहिए। ठीक। तो मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के करों की चर्चा अगर हम करें तो जो पहला कर है ये ध्यान रखना है। ठीक है। प्रलय कर। तो मौर्य काल में प्रलय कर क्या हुआ करता था? तो ये एक युद्ध कर था या कह ले आपातकालीन कर। ठीक। युद्ध आपातकाल की तरह होता है, अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो राज्य ये कर लगाता था, या कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आ गई तो उस समय राज्य एक कर लगाता था जिसे नाम दिया गया प्रलय कर। इसकी दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग से लेकर 1/4 भाग तक इसमें जो है राजा लोगों से ले लिया करता था, यानी किसानों से। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है बार बार। दूसरा है सेना भक्त। किसी सैन्य अभियान के लिए सेना के लिए लिया जाने वाला कर। कोई अगर सैन्य अभियान हो रहा है किसी एक विशेष क्षेत्र में होता था तो वहाँ कर का मतलब कि सेना जिस रास्ते से गुजरती थी तो वहाँ उन गाँवों को और जो भी रास्ते में गाँव पड़ते थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो सेना के खाने पीने और उनके रहने की उचित व्यवस्था करेंगे। उसी टेक्स्ट को यहाँ नाम दिया गया सेना भक्त। ठीक है। अगला उत्संग, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। प्रजा द्वारा राजा को दिया गया उपहार। जैसे ऋग्वैदिक काल में बलि प्रजा द्वारा राजा को दिया गया उपहार हुआ करता था, वैसे ही मौर्य काल में आकर के उत्संग नामक कर की चर्चा मिलती है कि प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो उपहार दिया करती थी उसे नाम दिया गया उत्संग। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में भी बलि की चर्चा मिलती है, लेकिन यहाँ बलि कैसा कर है? यहाँ बलि है धार्मिक कर। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में टैक्स की जहाँ से शुरुआत हुई
वहाँ पे ये कर ही था, ठीक। लेकिन यहाँ मौर्य काल में बलि धार्मिक कर। अगला है हिरण्य, ये हुआ करता था नकद कर, यानी कि जो मुद्राओं में लिया जाए, नकद लिया जाए, वो था हिरण्य। शुल्क सीमा कर, प्रवेश आयात कर, निष्क्रम्य कर यानी निर्यात कर, वर्तनी पथकर या चुंगी हुआ करता था, ब्याज कर क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर या व्यापार पर लिया जाने वाला कर ब्याज कर कहलाता था। अगला है पिंड कर, संपूर्ण गांव से एक बार में लिया जाने वाला कर, ये हुआ करता था पिंड कर। अगला है रज्जु कर, भूमि माप हेतु कर, जैसे किसी का कोई भूमि विवाद हो जाता था तो राज्य की तरफ से जो भूमि मापने आता था वो भूमि माप के लिए एक कर लेता था जिसका नाम है रज्जु कर, ठीक है। विष्टि बेगार या निःशुल्क श्रम, यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि विष्टि बेगार या निःशुल्क श्रम जो भी राज्य में शिल्पी हुआ करते थे उनको महीने में एक बार राज्य के लिए काम करना होता था, जिससे राज्य उनको वेतन नहीं देता था, उसी कर को कहा गया विष्टि। अगला है चोर रज्जु, इसे कहते हैं चौकीदार कर या पुलिस कर कह सकते हैं। चोरों को पकड़ने के एवज में ये कर जो है जनता से लिया जाता था। अगला जो कर हमको मिलता है वो परहीनक, ठीक है। परहीनक क्या है? राज्य की भूमि पर पशुओं द्वारा चरने पर लिया जाने वाला हर्जाना। अगर किसी के पशु राज्य की भूमि में प्रवेश कर जाते थे और वहाँ पे वो फसल को चर लेते थे या घास को चर लेते थे तो उनको एक हर्जाना लगाया जाता था जिसका नाम है यहाँ पे परहीनक। अगला जो कर है वो है पार्श्व, व्यापारी के अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला कर, यानी कि जो व्यापारी होते थे अगर वो अधिक लाभ कमा रहे हैं तो सरकार क्या करती थी कि जितना टैक्स वो देते थे उससे अधिक टैक्स अधिक लाभ के एवज में उनसे ले लेती थी, जिसे नाम दिया गया पार्श्व। अगला है तरदे, तरदे का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा पुल को पार करने पर लिया जाने वाला कर। जो नदियों पे पुल बनाए जाते थे तो उसको अगर आप पार करते हैं तो आपको एक टैक्स देना होता था जिसका नाम था तरदे, ठीक है। अगला कर था कौष्ठेयक, सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लिया जाने वाला कर। अगर ध्यान दें तो इन पोखरों के या सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि अधिक उपजाऊ हुआ करती थी और अगर कोई वहाँ पे कोई ऐसा काम करता था, कृषि कार्य करता था या किसी भी प्रकार उस जमीन का प्रयोग करता था तो उसे जो कर देना होता था उसे नाम दिया गया कौष्ठेयक। अगला है अपना सेतु, तो फल फूल एवं साग सब्जियों पर लिया जाने वाला कर। 20 नंबर पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर ही कहा गया है और ये कर कैसा था? सामयिक देय जो समय समय पर जनता से वसूला जाता था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जनता होने के नाते समय समय पर एक टैक्स का निर्धारण कर दिया जाता था जो इन सारे टैक्सों से अलग था और सारी जनता को देना होता था, जिसे नाम दिया गया कर। अगला है पौतव, यानी माप तौल के साधनों को प्रमाणित करने पर लिया जाने वाला कर। जो माप तौल के साधन थे, जो बटखरे थे, उन पे जो भी व्यापारी होते थे उनको उसे प्रमाणित कराना होता था सरकार द्वारा। सरकार एक मोहर लगा देती थी कि हाँ इसकी माप सही है, तो जो वो मोहर लगा दी थी माप की उसके एवज में जो टैक्स उस व्यापारी से लेती थी उसे नाम दिया गया पौतव। वाहिर का देय, ठीक है, 22वां कर वाहिर का देय, अत्यंत धनी लोगों से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर। जो राज्य में अत्यंत धनी थे, जिसके पास अधिक धन था, तो उनसे कुछ और टैक्स सरकार ले लिया करती थी, जिसे नाम दिया गया वाहिर का देय। तो ये 22 प्रकार के टैक्स हैं जो ध्यान में रखने हैं और ये कृषि वाला सीता और भाग ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे एक दो और मैं बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको ध्यान में रखना है प्रलय, ठीक है, पूरी तरह। दूसरा सेना भक्त, तीसरा उत्संग, चौथा बलि, पांचवा हिरण्य, छठवां शुल्क। ये वो कर हैं जो बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद जो अगला आपको ध्यान में रखना है वो है रज्जु कर, ये विष्टि ध्यान में रखना है, चोर रज्जु ध्यान में रखना है, तरदे ध्यान में रखना है, सेतु ध्यान में रखना है, ठीक है। और कभी कभी कर भी पूछ लेता है। तो इतने जो टैक्स जहाँ पे मैंने गोला बना दिया है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में पूरी तरह होने ही चाहिए, ठीक है। अब इतना आप तैयार करेंगे, इसके बाद जो अपना चैप्टर शुरू होगा मौर्य काल से ही होगा, लेकिन वहाँ हम देखेंगे मौर्य काल का आर्थिक जीवन, यानी कृषि से लेकर के कृषि, व्यापार, सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। ये सारी वीडियो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आगे आने वाले। तो मौर्य वंश पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि मौर्य वंश पहला राजवंश था जिसने पूरा व्यवस्थित ढंग से पूरे साम्राज्य को चलाया। तो मौर्य वंश से ही हम तुलना करते हैं आज तक की। आज जितने कर हैं, अगर हम आज के हिसाब से तुलना करें तो देखते हैं कई कर ऐसे भी हैं जो आज भी वसूले जाते हैं,
ठीक है, जैसे चुंगी कर आज भी वसूला जाता है। ठीक, तो ऐसा मान सकते हैं कि हमने जो ये सारे करों की व्यवस्था ली है यही अर्थशास्त्र से ही इसी जगह से ली है। तो इतना आप ध्यान में रखिए, इतना तैयार करते चलिए, संभव हो तो नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, परीक्षाएं जो भी होंगी अगर यहाँ से प्रश्न उठता है तो इससे बाहर प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आप जुड़े रहें हमेशा हमारे साथ। तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।